हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होगी लॉन्ग रेंज की रैम्पेज नाम की एक घातक मिसाइल। एरो इंडिया शो में जैगवार फाइटर दिखे एसर मिसाइल के साथ। 83 एलसी तेजस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अब एचईएल को जल्द ही उनके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एलसीएच और एस-3040 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मिलने की उम्मीद। अगले फाइनेंशियल ईयर तक इंडियन नेवी साइन कर सकती है 10 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट। और पावर में आने के बाद पहली बार रशिया के साथ भारत की S-400 सिस्टम की डील पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया प्रतिबंध वाला बयान। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐतिहासिक खबर के साथ, और वो ये है कि आज आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद एचएएल को 83 एलसी तेजस फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक रूप से हैंड ओवर कर दिया गया है और आज से एरो इंडिया शो 2021 की शुरुआत भी हो चुकी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो पहला एलसी तेजस MK-1A फाइटर है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल बाद यानी कि करीब 3 फरवरी 2024 तक डिलीवर किया जाएगा। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 73 फाइटर्स हैं और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। और एचएएल की तरफ से इस बात का भी कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि उन्हें जल्द ही 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट और एस-3040 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जल्द ही मिल सकता है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का मतलब हुआ जिसमें एचएएल अपने एस-3040 एयरक्राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट के बारे में इंडियन एयरफोर्स को जानकारी देगी। मतलब ये एक तरीके से ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें इंडियन एयरफोर्स एचएएल से कहेगी कि वे अपने एस-3040 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उन्हें किस कीमत पर देंगे और इसी प्रोसेस के माध्यम से प्राइस को फिक्स किया जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी इन्वेंट्री में एक प्रिसीजन स्ट्राइक रोल के लिए इजरायली ओरिजिन की लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ मिसाइल रैम्पेज को इंडक्ट करेगी और ये इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होने वाली पहली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और आपको बता दें कि जो रैम्पेज नाम की मिसाइल है ये बेहद ही एक्यूरेट है और जो उसका CEP है यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी वो 10 मीटर का है। यानी कि कुल मिलाकर आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इस रैम्पेज मिसाइल के शामिल होने वाली खबर को सुनकर अगर किसी के माथे पर पसीना आए या फिर उसके पैर कांपे तो भी इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। जैसा कि उम्मीद की गई थी कि एरो इंडिया शो 2021 में फ्लाई पास के हिस्से के तौर पर अमेरिका का B-1B सुपरसोनिक लैंसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेगा, तो आज एरो इंडिया शो 2021 के फ्लाई पास के हिस्से के तौर पर अमेरिका का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमारे अपने एलसीए तेजस फाइटर के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि एलसीए तेजस और B-1B बॉम्बर का जो आज फॉर्मेशन हमें दिखाई दिया है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही रेयर है, जिसमें आपको बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक साथ फॉर्मेशन में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आज एरो इंडिया शो में पहली बार इंडियन एयरफोर्स के जैगवार एयरक्राफ्ट में MBDA की एसरम मिसाइल इंटीग्रेट हुई दिखाई दी है, जो कि एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर प्लेस की गई है और इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि जैगवार फाइटर्स से MBDA की एसरम मिसाइल अपने टेस्ट फायरिंग के लिए भी तैयार है। इसके अलावा भारत की नई नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का मॉडल भी सामने आया है, जो कि मुख्य रूप से आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद रशियन ओरिजिन की R-73 मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी। और यही नहीं बल्कि जो ये नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है ये एचएएल के लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के कैट्स वॉरियर में भी इंटीग्रेट की जाएगी। और जो एक कैट्स वॉरियर है ये भारत का पहला सेमी स्टेल्थ अनमैन्ड विंगमैन ड्रोन होगा। इनके अलावा एरो इंडिया शो में एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स कलर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी पहली बार प्रदर्शित किया है। इसके अलावा एरो इंडिया शो में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-4 जिसे रुद्र हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, इसका मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। आप सभी को ध्यान होगा कि जो फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर्स की डील साइन हुई है इस डील में ऑफसेट क्लॉज की बात भी की गई थी और अब इसी ऑफसेट कमिटमेंट के तहत भारत की PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL राफेल फाइटर्स की RB-82 रेडार के लिए ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करेगी और जिसके बाद ये मॉड्यूल्स BEL द्वारा थेल्स को डिलीवर किए जाएंगे। और इस डील के साथ थेल्स की तरफ से इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि वे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। और इन मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्रांस में BEL इंजीनियर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है। और आपको क्लियर कर दे कि इंडियन राफेल फाइटर्स की डील में जो ऑफसेट क्लॉज वाली कमिटमेंट है वो 4 पार्टनर्स के बीच डिवाइड है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन, थेल्स, सैफरन और MBDA शामिल है। जिसमें जो डसॉल्ट है वो इंटीग्रेटर है, यानी कि वो सारे कंपोनेंट्स को एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का काम करती है। थेल्स इसके रेडार और एवियोनिक्स पर काम करती है, सैफरन इंजन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और वहीं MBDA इसके हथियारों पर। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि एचएएल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट पर आधारित एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव भी पेश करने वाली है।
और इसका स्केल मॉडल पहली बार एरो इंडिया शो 2021 में प्रदर्शित भी किया गया है। और डॉर्नियर 228 पर आधारित यह एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कॉमर्शियल और मिलिट्री दोनों ही पर्पस के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि इसका एक्चुअल प्रोटोटाइप कब तक तैयार हो जाएगा इसके बारे में फिलहाल HAL की तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। ये फिलहाल अभी एक कॉन्सेप्ट प्रपोजल है जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तैयार किया गया है। इंडियन नेवी के मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इल्यूसिनिल 38 ने अभी हाल ही में ट्रॉपेक्स 21 एक्सरसाइज के दौरान KS-35E एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि एयरक्राफ्ट से इस एंटी शिप मिसाइल को फायर किया जाना इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडियन ओशन रीजन में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए इंडियन नेवी के पास पर्याप्त कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी कि ऐसी कैपेबिलिटी जो सारे ऑपरेशन चैलेंजेस को तो पूरा कर ही सकती है, साथ ही साथ ये हमारी समुद्री सीमाओं, हमारी तटीय सीमाओं की सुरक्षा भी कर सकती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इस बार जो इंडियन नेवी के कैपिटल बजट में 24% तक की बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी के चलते अब इंडियन नेवी के पास पर्याप्त फंड मौजूद है और इस वजह से अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडियन नेवी 10 MQ-9B सी गार्डियन UAVs की डील साइन कर सकती है। और एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जो इंडियन एयरफोर्स 10 सालों की लीज पर मिड एयर रिफ्यूलर्स को लेने की जो योजना बना रही है, उस योजना में एयरबस का A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि इंडियन एयरफोर्स अपनी इस योजना के लिए एयरबस के साथ साथ बोइंग कंपनी के KC-46 टैंकर पर भी विचार कर रही है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक फिलहाल बोइंग के KC-46 टैंकर के बजाय अभी एयरबस का A330 ही इंडियन एयरफोर्स की इस योजना में सबसे आगे है। इसके अलावा इस बार एरो इंडिया शो 2021 में भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी टोनबो इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने एक खास स्टार नाम के पैनोरामिक इमेजिंग सिस्टम को पेश किया है और जिसे STA सिस्टम यानी कि सी थ्रू आर्मर सिस्टम का नाम भी दिया गया है। और एरो इंडिया शो में टोनबो इमेजिंग का ये सिस्टम BMP-2 सरहद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में इक्विप करके पेश किया गया है। और बता दें कि इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसकी मदद से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के अंदर बैठा हुआ क्रू इसकी मदद से व्हीकल के बाहर 360 डिग्री में आसानी से देख सकता है। यानी कि अंदर बैठे बैठे उसे मालूम पड़ेगा कि उसके व्हीकल के बाहर क्या एक्टिविटी चल रही है। और ये सिस्टम खराब से खराब वेदर कंडीशन में भी काम करता है। आज एरो इंडिया शो के पहले दिन 83 LCA तेजस फाइटर्स का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिए जाने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि भारत किसी भी तरह के मिसएडवेंचर को डिफीट करने के लिए तैयार है। और चीन के साथ चल रहे तनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे पड़ोसियों द्वारा किए गए कुछ नापाक प्रयासों को देखा है, लेकिन भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह के मिसएडवेंचर को डिफीट करने के लिए तैयार है। और जबकि अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि चाइना ने अपनी हैवी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड से टाइप 99 टैंक्स के करीब एक रेजिमेंट LAC पर डिप्लॉय करी है। बाकी इसके अलावा आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये भी बताया गया है कि हमने अगले 7 से 8 सालों में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत करीब $130 बिलियन स्पेंड करने की योजना बनाई है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत को आग्रह किया गया है कि वे रशिया के साथ किसी भी तरह के मिलिट्री ट्रांजैक्शन से दूर रहें। और उनका कहना है कि कैट्सा कानून के तहत जो रिसेंट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परचेस है उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं है। और बता दें कि पावर में आने के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से S-400 सिस्टम को लेकर ये इस तरह का पहला कमेंट है। और इस बात की जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई है। हालांकि अमेरिकन ऑफिशियल का यह भी कहना था कि सैंक्शन के तहत इसमें कुछ केस बाय केस बेसिस पर छूट का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इसमें ऐसी किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं मिला है जिसमें यह कहा जाए कि भारत को इसमें छूट मिलेगी। और जबकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि रशिया के साथ भारत के मिलिट्री ट्रांजैक्शन में फिलहाल किसी भी तरह की छूट की बात नहीं की गई है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।